Dear students, Assalamu alaikum. Today is 17 June 2020, Wednesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the word sentences and activities of unit number 8, as well as we will revise comprehension passage number 7, solved. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation and summary of unit number 8, stopping by woods on a snowy evening, बर्फबारी की शाम जंगल में कयाम. As we read that it is a very beautiful and symbolic poem written by Robert Frost, a famous American poet. Was born in San Francisco on March 26. He was an internationally acclaimed poet who won the famous prizes for many times. His poetry focuses on the theme of nature, in which he embedded philosophical issues of his time. He died in Boston on January 29. There are many other poems by Robert Frost, like After Apple Picking, Mending Walls, The Road Not Taken, and Desert Places. But Stopping by Woods on a Snowy Evening is regarded as his masterpiece. It is his most famous poem. I hope students you have learnt your summary very well. समरी के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे पूछ सकते हैं. इमेज की फॉर्म में मैंने आपको ये समरी जो है वो सेंड की थी कल लेक्चर में. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसको हम जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि अगर किसी भी वर्ड की आपको समझ नहीं आई तो वो आप अच्छी तरह से समझ लें. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सिम्बॉलिक पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. मैंने जैसा कि आपको बताया था कि समरी के शुरू में पोएम और पोएट का नाम लिखना बेहद ज़रूरी है. आप जब एनुअल पेपर में इसको नहीं लिखते तो आपका 1 नंबर जो है वो आपके समरी वाले क्वेश्चन में से डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी कि 0.5 मार्क्स आधा नंबर आपका पोएम का जो नेम है उसका है, और आधा जो नंबर है 0.5 मार्क्स जो हैं वो आपके पोएट के नेम के, यानी शायर का जो नाम है उसके हैं. ठीक है, तो इसलिए आपने फोकस करना है कि आप चाहे डैफोडिल्स लिख रहे हैं या स्टॉपिंग बाय वुड्स लिख रहे हैं, आपने फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी यही होनी चाहिए कि द पोएम जो भी नाम हो उसका, ठीक है, इज़ रिटन बाय, शायर का नाम आप लिखेंगे अगर डैफोडिल्स लिख रहे हैं या स्टॉपिंग बाय वुड्स लिख रहे हैं. ठीक हो गया, तो आपने इसको ज़रूर लिखना है, इसको भूलना नहीं है. दोनों समरीज़ में ये काम आपने लाजमी करना है. फिर उसके बाद होती है जो भी डिस्क्रिप्शन होती है आपकी पोएम की. फिर एंडिंग में आप जो है वो उसका थीम जो होता है पोएम का वो आप डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ रिगार्डेड एज हिज मास्टर पीस, ये उसका जो शाहकार समझा जाता है. इट इज़ हिज मोस्ट फेमस पोएम, ये उसकी बहुत ज़्यादा मशहूर पोएम है. द पोएट स्टॉप्स इन द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, शायर जो है वो एक बर्फ़बारी की शाम में जंगल में रुकता है. द ओनर ऑफ द वुड्स इज़ इन हिज हाउस एंड डज नॉट नो दैट अ ट्रैवलर हैज़ स्टॉप इन हिज वुड्स टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर. जो उस जंगल का मालिक है उसका जो घर है वो विलेज में है. ठीक है, और मुसाफिर ये कहता है कि उसके रुकने का जो इल्म है वो उसके यकीनन ऑनर को यानी मालिक को नहीं हुआ होगा. When the poet's little horse find no farmhouse nearby, it gives a jerk and bells of his harness sound. जब उसको इर्द गिर्द जो है वो कोई भी फार्म हाउस नज़र नहीं आता तो वो अपनी जो उसके गले में बांधी हुई घंटी है उसको हिलाता है, उसकी साउंड प्रोड्यूस करता है, ये पूछने के लिए कि क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि इर्द गिर्द ना तो कोई फार्म हाउस है और ना ही जो है वो खाने पीने का कोई इंतज़ाम है, रहने की जगह भी नहीं है. इस वजह से वो पूछता है कि इस घने जंगल में सेंटर में जो है वो यहाँ पे आके क्यों उसने घोड़े को रोका है. द लाइट विंड एंड सॉफ्ट फ्लेक्स ऑफ स्नो, इन दिस वे इट एक्सप्रेसेस इट्स सरप्राइज फॉर स्टेइंग देयर. शायर कहता है कि जो लिटिल हॉर्स है उसका वो अपनी जब घंटी को हिलाता है गले में बांधी हुई, तो वो ये शो कर रहा है कि वो हैरान है उसके यहाँ पे रुकने पर. द लाइट विंड एंड सॉफ्ट फ्लेक्स और स्नो ऑल्सो मेक साउंड, जो वो कहता है इस कदर खामोशी है, सिर्फ खामोशी को ज़ाहिर करने के लिए शायर ने कहा है कि हवा के गुजरने की आवाज़,
ठीक है, पत्तों में से, और बर्फ़ के नरम जो गाले हैं उनके गिरने की भी आवाज़ हत्ता के सुनाई दे रही है। सिर्फ यहाँ पे वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए शायर ऐसी बात कह रहा है, इस तरह की जो है वो इमेजेस क्रिएट कर रहा है रीडर्स के माइंड में। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट ही हैज़ मैनी थिंग्स टू डू एंड हिज ऑब्लिगेशंस पुल हिम अवे फ्रॉम द एल्योर ऑफ नेचर। वो कहता है कि जंगल बेशक बहुत खूबसूरत है, घना है और तारीख है, लेकिन उसके बहुत सारे काम हैं अभी करने को जो उसने इस सफ़र के बाद करने हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उसने करनी हैं। इस वजह से उसे इस नेचर की ब्यूटी से दूर चले जाना चाहिए। Therefore he starts his journey again to travel a long distance before he goes to sleep। इस वजह से वो कहता है कि वो अपने सफ़र को शुरू करता है दोबारा से एक लंबा सफ़र तय करने के लिए, इससे पहले कि उसे सोना पड़े। यानी कि ये सारी जो है वो एक यूँ कह लें कि एक सिम्बॉलिकली उसने सारी बात की है कि ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है, जर्नी है, ठीक है। उसको ये सारी रास्ते में जो भी चीज़ें उसको डिट्रैक्ट कर रही हैं, उसको उसकी तवज्जो हटा रही हैं उसके गोल्स और जो अचीवमेंट से, उन चीज़ों को जो है इग्नोर करते हुए थोड़ी देर के लिए इंजॉय करके फिर आगे गुजर जाना है, इससे पहले कि उसे मौत आ जाए, ठीक है। ये बात उसके कहने का मतलब है इस पोइम में। इन दिस पोइम स्लीप स्टैंड्स फॉर डेथ। स्लीप यानी जो नींद है वो मौत को डिपिक्ट कर रही है। द पोइट मीन्स टू से दैट वी शुड इंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर। उसने कहा है कि हमें कुदरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट, हमें सफ़र करते हुए आराम भी करना चाहिए। बट वी शुड रिमेंबर, लेकिन हमें इस चीज़ की ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए दैट वी आर ट्रैवलर्स इन दिस वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया में क्या हैं, एक मुसाफिर की तरह से है। वी शुड कीप इन माइंड आर मेन एम ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के जो मेन मकासद हैं उनको अपने जहन में हमें रखें, और एंड कंटिन्यू आर स्ट्रगल टू गेट दिस एम टिल आर डेथ। और जो है वो इस सफ़र को ख़त्म करने से पहले, यानी डेथ के आने से पहले, अपने मकासद को हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद है उसको भी हमने जारी रखना है। जैसा कि हमने थीम डिस्कस किया था और पोइम की रीडिंग ट्रांसलेशन करते हुए डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन की थी, वही सारी बात हमने जो है वो इस समरी में लिखनी है। अगर समरी सपोज आप कहीं भी और से तैयार कर रहे हैं, किसी और हेल्पिंग बुक से, किसी और नोट से तैयार कर रहे हैं, तो भी आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि फर्स्ट लाइन तो आपने पोएम और पोएट का नाम लिखनी है, फिर जो सारी पोएम में बातें की हैं, डिस्क्रिप्शन है, वो सारी की सारी हम करेंगे, और उसके बाद जो है वो एंड पे हमने उसका जो थीम है, असल में जो शायर कहना चाह रहा है, अपने रीडर्स को बताना चाह रहा है बीनीथ द सरफेस, ठीक है, वो बात जो है वो जो उसने खुल के नहीं की, वो हमने एंड पे लिखनी होती है। कोटेशंस अगर आप ऐड करना चाहें तो जो मैंने डैफोडिल्स पोएम में आपको कोटेशंस ऐड करवाई थी, आप उन्हीं कोटेशंस को जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचर इज़ अ टीचर और प्रीचर, ये भी आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आप जो है वो कुदरत की खूबसूरती बता रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आप जो है वो एक और जो हमने कोटेशन ऐड की थी डैफोडिल्स के आखिर में कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, ये भी आप जो है वो लाइन ऐड कर सकते हैं। एंड पे आप वो इस जो स्टॉपिंग बाय वुड्स है उसके आखिर पे आप लिखें वो वाली कोटेशन, नेचर इज़ अ टीचर और प्रीचर, और सेंटर में कहीं जो है वो आप लिख दें यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ठीक हो गया। समरी आपने यकीनन जो है वो लिख ली होगी अपनी नोटबुक में, इसको आपने याद भी कर लिया होगा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा वर्ड सेंटेंसेस हमने आज करने हैं और एक्टिविटीज़ करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज की रिलेटेड टू यूनिट नंबर 5 to 8, 5 से 8 तक की जो MCQs थे वो जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। वर्ड सेंटेंसेस आपने अगर जो है वो यूनिट नंबर 8 जो है वो टेक्स्ट बुक पे देखा हो तो वर्ड सेंटेंसेस पोएम के नहीं होते, जैसे कि यूनिट नंबर 5 के भी नहीं थे, लेकिन उसमें प्रेपोजिशन जो है वो से रिलेटेड जो है वो आपके थे कुछ एक्टिविटी जो कि हमने वर्ड सेंटेंसेस की फॉर्म में की थी, सेंटेंस मेकिंग की थी उसकी, ठीक है। इसमें भी वर्ड सेंटेंसेस जो है वो स्पेसिफिक जैसे एक्सरसाइज में होते हैं हर चैप्टर के। यूनिट नंबर 8 जो स्टॉपिंग बाय वुड्स है इसकी नहीं है, तो इसकी जो ग्लॉसरी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आप अपने प्रीवियस पेपर बोर्ड एग्जाम्स देखें तो उनमें जो है वो वर्ड सेंटेंसेस के तौर पे आए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको वर्ड सेंटेंसेस का इंट्रो करवाते हुए एक दफ़ा ये बात कही थी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनकी ग्लॉसरी वर्ड सेंटेंसेस की फॉर्म में आपके एनुअल पेपर में आ जाया करती है। तो यूनिट नंबर 8 में
कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको सेंटेंस मेकिंग के लिए आ जाएंगे, तो इसकी कंप्लीट ग्लॉसरी को मैंने सेंटेंस मेकिंग के लिए यूज़ किया है। वर्ड सेंटेंसेस आपको पता है आपने अपनी नोटबुक में लिखने होते हैं, ठीक है। इनको आपने पेज जैसे रेडी करते हैं आप प्रॉपरली जो है वो पेज रेडी करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट मेंशन करें, चैप्टर का नाम लिखें ब्लू मार्कर के साथ प्रॉपरली, ठीक है। और वर्ड सेंटेंसेस की एक्टिविटी लिखें आप यहाँ पे। आपके वर्ड सेंटेंसेस अगर आप किसी हेल्पिंग बुक से पहले करते हैं तो यकीनन जो है वो ये वर्ड्स नहीं होंगे। अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं इन वर्ड्स को, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, इनका मतलब भी उर्दू में पता है, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये रिलेटेड टू द टेक्स्ट है। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया था कि वर्ड सेंटेंसेस में जो चीज़ चेक करते हैं पेपर चेक करने वाले, वो यही देखते हैं कि जो मटेरियल है क्वेश्चन आंसर का या वर्ड सेंटेंसेस का, वो टेक्स्ट से किस हद तक रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो पोएम से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। पहला वर्ड है हमारा वुड्स, जिसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। द स्पीकर इन द पोएम स्टॉप्स इन अ थिक एंड डार्क वुड्स। जो बात करने वाला है इस पोएम में, यानी कि जो मुसाफिर है, स्टॉप्स वो रुक जाता है, इन अ थिक एंड डार्क वुड्स वो एक घने और तारीक जंगल में रुकता है। फिर उसके बाद है अगला वर्ड हमारा क्वियर। क्वियर जिसका मतलब होता है अजीब। द हॉर्स ऑफ द स्पीकर थिंक्स क्वियर टू स्टॉप इन अ डार्क फॉरेस्ट। जो स्पीकर है उसका घोड़ा, उसको ये अजीब लगता है कि वो एक इतनी तारीक जंगल में रुक रहे हैं। हार्नेस है फिर उसके बाद वर्ड। हार्नेस का मतलब होता है कि घंटी की जो आवाज़ है, साउंड है, ठीक है। हिज लिटिल हॉर्स गिव्स अ जर्क टू हिज हार्नेस बेल्स। उसका जो छोटा घोड़ा है स्पीकर का, ठीक है, वो हिलाता है अपनी जो है वो घंटी को, ताकि वो ये पूछ सके कि क्या कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है इसका, हिज लिटिल हॉर्स गिव्स अ जर्क टू हिज हार्नेस बेल। फिर है डाउनी वर्ड। डाउनी जिसका मतलब होता है नरम। आई लाइक डाउनी फ्लेक्स इन विंटर। मुझे सर्दियों में नरम जो है वो बर्फ़ गिरना पसंद है, या मैं पसंद करता हूँ। फ्लेक, फिर उसके बाद आई लाइक डाउनी फ्लेक्स इन विंटर। इसके लिए भी आप यही वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। डाउनी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है, फीदर लाइक, जैसे पर होते हैं ना परिंदों के, इतने सॉफ्ट, ठीक है। और फ्लेक जो है वो गाले, यानी कि इतनी नरम जो है वो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट, जिसका बिल्कुल भी वेट ना हो, उस बर्फ़ को हम कहते हैं, उस स्नो फॉलिंग को हम जो है वो फ्लेक बोलते हैं। अच्छा जी, ये वर्ड सेंटेंसेस थे जिनको आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। फिर इसके साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि रिलेटेड टू द यूनिट नंबर 5 to 8, यानी 5 से 8 तक जो यूनिट हैं उनमें से लिए गए जो है वो ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शंस MCQs की फॉर्म में, जिनको आपने करना है। यूनिट नंबर 8 के जितने भी वर्क पेजेस हैं उनके बाद अगर आप देखें, उनके ख़त्म होने के बाद तो आपको रिव्यू एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक पे नज़र आएगी, पेज नंबर 89 या 90 पे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इमेज की फॉर्म में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है इस पेज को। टेक्स्ट बुक पे आप ये काम करेंगे, लेड पेंसिल के साथ टिक करते जाएं MCQs को। पहले आप देखें, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे आपकी चैप्टर्स में हैं मौजूद, जो कि हम साथ साथ करते आए हैं। कोई एक आध जो है वो अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं किया तो वो यकीनन ब्लॉक वाला क्वेश्चन होगा, और ब्लॉक वाले क्वेश्चन या टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चैप्टर के दौरान आते हैं, उनको हमने एट द एंड करना है। यानी जैसे कि हम यूनिट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, हम जो है वो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस जो है वो कर लेंगे। फिर उसके बाद है बी एक्टिविटी, आपको नज़र आ रही, पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है। यानी आपको स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि हमने अपने पेपर के पैटर्न में तैयार ही नहीं की, इसलिए इस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दें। फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ इसी पेज पे वोकैबुलरी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वोकैबुलरी यानी कि ग्लॉसरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा यकीनन। जो आपके एनुअल पेपर में ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है उसमें सिनोनिम वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि लफ्ज़ दिया गया होता है, उससे रिलेटेड जो सही वाला ऑप्शन हो वो टिक करते हैं, वो आपका जो है वो यूनिट, ये एक्टिविटी ए आपको नज़र आ रही है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस,
ठीक है। Branches of the tree were covered with blanket of snow. In this sentence we find an example of dash. ये आपका यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड MCQ है, डैफोडिल से, जिसमें हमने डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। ऑप्शंस हैं एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और मेटाफर। ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो दरख्तों की शाखें हैं, वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो, वो बर्फ़ के कंबल से ढकी हुई हैं। अब इसमें आपको जो लैंग्वेज टेक्निक नज़र आ रही है वो कौन सी है? ब्लैंकेट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का कंबल। ये आपको पता है कि ये मेटाफर है, क्योंकि जब दो चीज़ों को कंपेयर हम करें लेकिन लाइक और एज का वर्ड यूज़ ना करें तो आपको पता है वो मेटाफर होता है। तो इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। डी ऑप्शन ठीक है आपका, 1D, इसको टिक कर लें। फिर है कीप अप योर मोरल। मोरल आपको पता है इसका मतलब होता है हौसला। ऑप्शंस हैं वेल्थ, फोर्टिट्यूड, सेक्शन या वॉइस। बी ऑप्शन है हमारे पास फोर्टिट्यूड, बी, इसको टिक कर लें। कुछ का पुराना एडिशन होगा यकीनन बुक्स में, तो उनके पास ये ऑप्शन होगा सेल्फ एस्टीम का इसमें, तो वो सेल्फ एस्टीम जो है ऑप्शन को टिक करेंगे मोरल के सिनोनिम के तौर पे। उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 90 है आपका। थर्ड MCQ देखें, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। कवर्ड लफ्स को अंडरलाइन किया है, इसका एंटोनिम आपने बताना। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या मिस्टेक करते हैं कि स्टेटमेंट को पूरी को नहीं पढ़ते, बस ये सोचते हैं कि लफ्ज़ है उसका हमने मतलब बताना है। सम टाइम ऐसा होता है कि एंटोनिम पूछा होता है, उलट मुतजाद पूछा होता है, तो आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया। तो थर्ड MCQ में हमारे पास एंटोनिम पूछा गया है। कवर्ड ढका हुआ, तो इसका एंटोनिम यानी उल्ट क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, स्प्रेड, एक्सपोज्ड, स्ट्रेच्ड या इनक्लोज्ड। तो ऑप्शन होगा हमारे पास इसके लिए एक्सपोज्ड, खुला हुआ, ठीक है, ढांपा हुआ और खुला हुआ। द लिटिल बर्ड्स आर पीपिंग येट। द अंडरलाइंड वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ। सिनोनिम आपने पीपिंग का बताना है कि छोटे परिंदे चहचहा रहे हैं। चहचहाने का जो सिनोनिम होगा, ऑप्शन देखें, ट्विटरिंग, क्राइंग, वीपिंग या येलिंग। ए ऑप्शन है ट्विटरिंग, जिसका मतलब भी चहचहाना होता है। ग्रामर MCQs हैं, ये सारे ही तकरीबन आपने जो है वो किए हैं पहले, जैसे जब मैंने आपको ग्रामर MCQs करवाए थे, ये ग्रामर वाले यकीनन उन्हीं में से होंगे, तो ये करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। क्राउड क्या है यहाँ पे आपको पता है, जब कलेक्शन हो तो उसको सिंगुलर में हमने बताना हो तो वो जो है वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। क्राउड हजूम होता है लोगों का, तो सी ऑप्शन ठीक है, कलेक्टिव नाउन। द डॉग सैड बिसाइड, ए ऑप्शन ठीक है। वेट डैश आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न। आई हियर्ड अ नॉइज डैश फ्रॉम द रूम, आई हियर्ड अ नॉइज कमिंग फ्रॉम द रूम, बी ऑप्शन ठीक है। ही स्पोक वेरी लाउड। वेरी लाउड यहाँ पे क्या है आपसे पूछा गया है? शिद्दत बताई गई है, तो मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, ये टाइम है, तो डिग्री, सी ऑप्शन इसका ठीक है हमारे पास। उसके बाद है आपका ऑप्शन देखें, वी वॉच्ड हिम गो। गो जो है वो आपका क्या है, कौन सा जो है वो आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है? पास्ट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इन्फिनिटिव है। डी ऑप्शन इन्फिनिटिव ठीक है। आपको पता है हमने इसमें पढ़ा था कि जब मेन वर्ब के अलावा सेंटेंस में कोई और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद हो तो वो इन्फिनिटिव होती है। ही इज़ फंड ऑफ कुकिंग, ये क्या है हमारे पास ऑप्शन में? जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव या पास्ट पार्टिसिपल, तो ये जेरेंड है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING वर्क्स करे नाउन के तौर पे तो वो जेरेंड होगा। इफ़ यू हैव स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडिड, ठीक है। ये आपके पास बेटा जो कंडीशनल टाइप है सेंटेंस, ठीक है, ये आपका हैड है तो वुड हैव आपका ऑप्शन डी वाला ठीक होगा। ये कंडीशनल टाइप आपकी कौन सी है? 3। आपको पता है जब हैड का इस्तेमाल हो तो आगे जो है वो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हम करते हैं। द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो, ठीक है, जो जूता है वो मेरे टो को, पाँव को जो है वो प्रेस कर रहा है। इसमें ऑन माई टो कौन सी फ्रेज़ है? प्रेपोजिशनल, नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडवर्ब फ्रेज़? तो ये आपके पास ऑन का लफ्ज़ बता रहा है कि ये कौन सी फ्रेज़ है? प्रेपोजिशनल फ्रेज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस? इसमें से कौन सा सही वाला सेंटेंस है? वी आर इसमें जो है वो पोजीशन ऑफ एडवर्ब इस्तेमाल की गई है जो कि हमने लेसन में पढ़ी थी। वी आर टाइड यूजुअली बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टाइड बाय यूजुअली एंड
द डे, सी ऑप्शन है हमारे पास, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजुअली। तो इसमें सही वाला ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। यूजुअली इसमें आपको पता है एडवर्ब है, ठीक है, और पोजीशन इसकी जो है वो आपने एग्जैक्ट बतानी है कि वी आर के बाद आएगा यूजुअली। ठीक हो गया। उसके बाद राइटिंग स्किल्स हैं 1 और 2, जो क्वेश्चन है उसको क्रॉस कर दें, ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसी के बाद पेज नंबर 92 है, जिसमें थर्ड आपकी एक्टिविटी है ऐसे के हवाले से, इसको भी क्रॉस कर दें। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसमें भी सारी एक्टिविटीज़ को आपने क्रॉस कर देना है, यानी पेज नंबर 92 को आपने कम्प्लीटली क्रॉस कर देना है। ग्रामर एंड कंपोजिशन से जो है वो हम काम कर रहे थे, कम्प्रीहेंशन पैसेजेस का रिवाइज करने का काम। 6 हमारे हो गए थे, 7 वाला MC आपने जो है वो कम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व, उसको आज रिवाइज़ करना है। उसको रिवाइज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है कि पैराग्राफ को रीड आउट किया करें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ा करें, उसको अंडरस्टैंड किया करें, फिर उसके बाद पैराग्राफ में से आंसर्स को फाइंड आउट किया करें। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो पैसेज करने में तो उसको आपने मुझसे जो है वो पूछ लेना है, लेकिन इसको याद आपने ज़रूर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। ये नहीं कहना कि हम जो है वो रिवीजन वाला काम है फिर कर लेंगे, बल्कि इसको साथ साथ करें ताकि आपके लिए बर्डन ना बने। डायरी आपकी बेटा टेक्स्ट बुक से आज हमने वर्ड सेंटेंसेस किए हैं, जिनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है, याद करना है। रिव्यू एक्सरसाइज को सिर्फ आपने याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है MCQs की। ग्रामर में से हमने कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 7 सॉल्व्ड वाला रिवाइज़ किया, उसको आपने प्रॉपरली जो है वो रिवाइज़ कर लेना है। Thank you so much students. If you have any problem in queries, you may ask in comments. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।